हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और खबरों में अब छत्तीसगढ़ की बारी। छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी आज खत्म हो गई। अंतिम तारीख तक 97,97,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है प्रदेश में। हालांकि राज्य सरकार ने इस साल 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य जरूर रखा था, मगर यह लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। राज्य में 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक धान खरीदी करनी थी, लेकिन कई बार बारिश की वजह से धान खरीदी प्रभावित हुई और अंतिम तारीख आज यानी कि 7 फरवरी तक कर दी गई थी। इधर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत का कहना है कि केंद्र से मदद नहीं मिलने के बाद भी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ा है। वहीं भाजपा का यह आरोप है कि मांग के बाद भी सरकार ने धान खरीदी की तारीख 15 फरवरी तक नहीं बढ़ाई और खरीदी के अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाई। आपको बता दें कि धान बेचने के लिए कुल 24,05,303 किसानों ने पंजीयन करवाया था। इसमें से 21,77,000 किसानों ने धान बेचा है। वहीं इन किसानों को 19,084 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया गया। कई मायने में पिछला रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 साल के सरकार में 70 लाख मीट्रिक टन के आसपास, लेकिन हमारी जो खरीदी हुई ओपनिंग हुई 82 लाख मीट्रिक टन से। दूसरे साल हम 84 लाख मीट्रिक टन, तीसरे साल हम 92 लाख मीट्रिक टन और इस वर्ष जो हमारा अनुमान था 1,05,00,000 मीट्रिक टन, तो लगभग उसके करीब हम आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा धान खरीदी का जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे कोसों दूर है और अभी भी किसान न टोकन उनको प्राप्त हुई है, न किसान धान बेच पाए हैं। बीच में लगातार अवरोध उत्पन्न हुआ बारिश के कारण में, और इसके कारण में जो समय है किसानों को कम मिला है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भूपेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। भूमि के गाइडलाइन दरों में अब 40% की छूट मिलेगी। तो एक बड़ा फैसला छत्तीसगढ़ सरकार का। इसके लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि 31 मार्च 2022 तक इस छूट का लाभ लोग ले सकेंगे। कैबिनेट की बैठक में यह बड़ा फैसला आज लिया गया। तो एक बड़ा फैसला, एक बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार ने यह फैसला लिया है कि भूमि के गाइडलाइन दरों में अब 40% की छूट दी जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, एक बड़ा ऐलान यहाँ पर किया गया है, बड़ा फैसला लिया गया है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी राहत होगी, एक बड़ा फायदा है यहाँ के लोगों को। और ये फैसले, निर्णय जो लिया गया था कैबिनेट की बैठक में लिया गया था और आज इसकी अधिसूचना जारी की गई है। भूमि गाइडलाइन की दरों में अब 40% की छूट मिलेगी छत्तीसगढ़ वासियों को। भूपेश कैबिनेट की बैठक में पिछले दिनों ये निर्णय लिया गया था और इसके संबंध में राज्य सरकार ने आज अधिसूचना जारी की है और लोगों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। 31 मार्च 2022 तक जो लोग हैं इसका लाभ उठा सकेंगे। तो एक बड़ा फैसला था और इसकी अधिसूचना जारी हो गई है, मतलब आज से ये लागू हो चुका है और 31 मार्च 2022 तक लोग इसका फायदा यहाँ पर उठा सकेंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया राजेश। लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर की उपस्थिति में आज पुनर्वास कैबिनेट सब कमेटी की बैठक हुई। बैठक में सरकारी विभाग के अनुपयोगी और शासकीय अनुपयोगी रिक्त पड़ी जमीनों के विकास की योजना पर चर्चा की गई। बता दें कि बैठक में अनुपयोगी भूमि को उपयोग में किस प्रकार से लाया जाए, इसके साथ ही क्रियान्वयन एजेंसियों को जमीन हस्तांतरित किस तरह से किया जाए, इससे संबंधित नीति को CEO NRDA द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैठक के बाद लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि हाई पावर कमेटी द्वारा चर्चा के बाद नीति को कैबिनेट के समक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं। इधर बैठक में छत्तीसगढ़ के बड़े शहरों में बड़े प्रोजेक्ट की जमीन को चिन्हांकित कर अगले कैबिनेट में क्रियान्वयन एजेंसी को हस्तांतरित करने की कार्रवाई हेतु भी हाउसिंग बोर्ड को निर्देशित किया गया है। बैठक में सरकारी जमीनों, पुराने भवनों की बिक्री और लीज पर देने संबंधी प्रस्ताव को लेकर भी चर्चा की गई। हाई पावर कमेटी में 2 उद्देश्य था कि सरकार की जितनी जमीन है खाली पड़ी है, जो इंक्रोचमेंट हो रहा है, जो अनयूज्ड है, उसका उपयोग करें, रेवेन्यू जनरेट हो। वैसे ही सरकारी भवन
जो जर्जर हैं उसको तोड़कर उसका उपयोग। तो इस प्रकार नीति आज प्रस्तुत हुई, जिसको हम लोगों ने अप्रूव किया है और वो कैबिनेट में उसको फाइनल करा के फिर शुरू कर देंगे काम करना उसमें। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इसके साथ ही पटनायक कमेटी अंतर्गत आदिवासियों की रिहाई, चिटफंड कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई, राजनीतिक व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज प्रकरणों की वापसी की समीक्षा कर अफसरों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। वहीं बैठक में अफसरों ने गृह मंत्री को जानकारी दी कि चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई कर अब तक 17,385 निवेशकों को लगभग 11 करोड़ 21 लाख रुपए लौटाए गए हैं। बैठक में ये बात भी सामने आई कि नक्सली घटनाओं में 40% की कमी आई है। वहीं बीते 3 साल में करीब 1,199 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। इसके अलावा गृह मंत्री ने नक्सल क्षेत्रों में जरूरत के मुताबिक नए कैंप स्थापित करने के भी निर्देश दिए। वहीं बस्तर रेंज के स्थानीय युवाओं की भर्ती के लिए बस्तर फाइटर के अंतर्गत 2800 पद, सब इंस्पेक्टर के लिए 975 पद और महिला नगर सैनिकों के खाली पदों पर भर्ती अब की जाएगी। काले कपड़े पहनकर कांग्रेसियों और पीएचई मंत्री के बंगले में घुसकर मारपीट का मामला अब गर्माता जा रहा है। इस मामले में कांग्रेस, SC/ST प्रकोष्ठ और आदिवासी कांग्रेस ने बीजेपी के पूर्व मंत्री समेत मारपीट करने वाले कार्यकर्ताओं के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग रखी है। इस संबंध में पीएचई मंत्री रुद्र कुमार ने बताया कि मुंगेली जिले के 2 कार्यकर्ता अपने कुछ काम को लेकर उनके आवास पर आए थे। उनके बंगले से बाहर निकलने पर सिर्फ उनसे इसलिए मारपीट की गई क्योंकि उन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन भी वो युवक नहीं कर रहे थे। ऐसे में मारपीट करने वाले बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर उन्होंने SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग रखी। इधर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ ने भी SC/ST वर्ग के कांग्रेसियों से मारपीट करने वालों पर एट्रोसिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस ने बीजेपी पर मामले को राजनीतिक रंग देने का भी आरोप लगाया है। बेचारे बच्चे लोग तो मेरे पास आए थे, उसको क्या पता था कि वो काला कपड़ा पहन के आएगा तो वो मार खाएगा रायपुर में। ये एक बहुत दुखद घटना है और जब ये घटना घटी तो तुरंत पुलिस ने कार्रवाई भी की कि जिस तरीके से गाली गलौज राजेश मूणत के द्वारा किया गया है, इनके ऊपर SC/ST की धारा के तहत आगे कार्रवाई हो। और दुर्भाग्य ये कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के युवकों के साथ सिर्फ इसलिए कि वो लड़के काले रंग का कपड़ा पहन के ना सिर्फ मारपीट किया गया, बल्कि जगत गुरु, धर्म गुरु रुद्र कुमार के घर के होर्डिंग को, बोर्ड को, यहाँ तक कि नेम प्लेट को भी तोड़ने की कोशिश की गई। और मैं पुनः कांग्रेस पार्टी की ओर से दोहराता हूं कि ऐसे विरोध व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई। पूर्व मंत्री राजेश मूणत के 2 दिन पहले रायपुर में बदसलूकी और गाली गलौज की निंदा करते हुए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर उनका पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया है। बता दें कि पेंड्रा में दुर्गा चौक में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजेश मूणत की गिरफ्तारी की मांग भी रखी। इसके साथ ही जमकर नारेबाजी भी यहां पर हुई। बता दें कि गरियाबंद में भी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजेश मूणत के खिलाफ प्रदर्शन किया। पुतला दहन को लेकर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच यहां पर झड़प भी देखने को मिली। तो ये 2 तस्वीरें युवा कांग्रेस के प्रदर्शन की 2 शहरों से। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज अपने विधानसभा क्षेत्र राजनांदगांव पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यालय में पार्टी के धन संग्रह अभियान के तहत पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले उन्होंने स्वर्गीय लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। रमन सिंह ने धान खरीदी के मुद्दे को लेकर कहा कि सभी पंजीकृत किसानों का अब तक धान नहीं खरीदा जा सका है। उन्होंने कहा कि तारीख या समय सीमा नहीं होनी चाहिए। जितने भी किसानों ने धान बेचने के लिए अपना पंजीयन करवाया था, उन सभी का धान खरीदा जाना चाहिए। धान खरीदी का कोई समय तय नहीं होना चाहिए। धान खरीदी का टारगेट यदि लक्ष्य है, उस टारगेट में जितने भी धान खरीदी के लिए रजिस्टर कराया किसानों ने, उनका 100% धान खरीदी करना आवश्यक है। ये टारगेट और ये तारीख से क्या होता है? आज यदि हजारों किसान धान नहीं बेचे तो कहाँ जाएंगे किसान? उनका कर्ज कहाँ से पटेगा? सरगुजा राज परिवार के सदस्य और जिला पंचायत सदस्य आदितेश्वर शरण सिंह देव को सरगुजा का जिला पंचायत उपाध्यक्ष चुना गया है। बीजेपी की तरफ से कोई भी नामांकन दाखिल नहीं होने की वजह से आदितेश्वर निर्विरोध चुने गए। जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद के लिए 7 फरवरी को निर्वाचन प्रक्रिया पूरी की गई।
चुनाव प्रक्रिया में कांग्रेस समर्थित 11 जिला पंचायत सदस्य भी शामिल हुए थे, जबकि भाजपा समर्थित 3 जिला पंचायत सदस्य निर्वाचन के दौरान मौजूद ही नहीं थे। आपको बता दें कि कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने 1 साल पहले जिला पंचायत उपाध्यक्ष के पद से इस्तीफा दिया था। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष आदित्येश्वर ने कहा कि अब वो जिला पंचायत के कार्यों को सही गति देने की दिशा में प्रयास करेंगे। इस अवधि में सिर्फ एक ही अभ्यर्थी श्री आदित्येश्वर शरण सिंह देव के द्वारा नामांकन पत्र दाखिल किया गया और एक ही अभ्यर्थी का नामांकन प्राप्त होने पर उन्हें विधिवत निर्वाचित घोषित किया गया। पंचायती राज अधिनियम के अंदर जो पद लिखित है और जो दिया हुआ है कि इन पद में निर्वाचन जल्द से जल्द होना चाहिए, ऐसी स्थिति में जहां पूरे प्रदेश में भी चुनाव हो रहे थे, अन्य गतिविधियां भी हो रही थी, तो इस चुनाव में 10 महीने का विलंब हुआ। इससे काफी काम में नुकसान हुआ। कोरोना की तीसरी लहर में बंद किए गए कॉलेज और यूनिवर्सिटीज अब 22 दिन के बाद फिर से एक बार खुलेंगे। वहीं रायपुर स्थित मंत्रालय और विभाग अध्यक्ष कार्यालयों में लगाई गई सभी पाबंदियों को भी अब हटा दिया गया है। बता दें कि इसके बाद कल से सभी अधिकारी और कर्मचारियों की 100% उपस्थिति यहां पर रहेगी। वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में आदेश भी अब जारी कर दिए हैं। सरकार की ओर से जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि जिन जिलों में संक्रमण की दर 4% से कम हो, वहां के कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोले जाएं। वहीं इस आदेश के बाद रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के साथ ही कई विश्वविद्यालय आज से संचालित होने लगे हैं। इस दौरान ऑनलाइन क्लासेस भी संचालित होती रहेंगी। वहीं जिन जिलों में 4% से ऊपर की संक्रमण दर है, वहां पर कलेक्टर ही इस संबंध में आदेश जारी करेंगे। संक्रमण की दर कम होने की वजह से पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी ने ऑफलाइन परीक्षा लेने की भी तैयारी की है। उच्च शिक्षण संस्थाओं में कर्मचारी और अधिकारियों की उपस्थिति 100% कर दी गई है। संक्रमण का दर 4% से कम है, वहां छात्रों को भौतिक रूप से उपस्थित कराने की अनुमति दे दी गई है और जहां संक्रमण का दर 4% से ज्यादा है, वहां कलेक्टर द्वारा स्कूलों के लिए जारी निर्देश को पालन करना है। कोरोना काल में बंद की गई ट्रेनों को शुरू नहीं करने से लोग काफी परेशान हैं। इलाके के सांसद और विधायक लगातार बंद हुई ट्रेनों को फिर से शुरू करने की मांग कर चुके हैं, मगर इस ओर रेलवे प्रबंधन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। कोरोना काल से पहले चुरमेरी अनूपपुर रेल खंड पर 5 ट्रेनों का संचालन हो रहा था, मगर कोरोना केस कम होने के बाद केवल 1 ट्रेन चिरमेरी बिलासपुर का संचालन फिलहाल किया जा रहा है। इधर सांसद ज्योत्सना महंत ने रेल मंत्री से लेकर DRM तक ट्रेन शुरू करने को लेकर पत्र भी लिखा था। वहीं विधायक विनय जायसवाल भी ट्रेन शुरू करने की मांग को लेकर धरने में बैठ चुके हैं। इधर बीजेपी नेता इस विषय पर केंद्र सरकार का बचाव करते नजर आए। लोग इतने परेशान हैं। ये पूरा कोयलांचल क्षेत्र है, आप जानते हैं, यहाँ रीवा से लेके उत्तर प्रदेश से लेके सारे यहाँ लोग रहने वाले हैं। इसके बाद ट्रेनों का चालू नहीं होना, आज ये तकलीफ ये नहीं देख पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये तकलीफ नहीं दिख रही है। ट्रेन अब तक प्रारंभ हो गया होता, लेकिन कोरोना का तीसरी लहर की वजह से केंद्र सरकार ने एहतियातन ट्रेनों को बंद की है और जल्द ही ट्रेनें खुलेंगी, उसके लिए हम भी पत्राचार किए। कबीरधाम जिले में कोरोना संक्रमण कम होने का नाम नहीं ले रहा। ग्राम कामठी के हाई स्कूल में 27 विद्यार्थी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें एक शिक्षक भी शामिल है। बता दें कि सभी को सर्दी और बुखार की शिकायत थी। एक साथ 27 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद अब स्कूल को यहां पर 3 दिन के लिए बंद किया गया है। दरअसल 5 दिन पहले स्कूल का एक स्टाफ कोरोना पॉजिटिव आया, जिसके बाद स्कूल प्रबंधन ने सभी की जांच करवाई, जिसमें एक शिक्षक सहित 24 स्टूडेंट्स पॉजिटिव मिले हैं। इधर सभी संक्रमित होम आइसोलेशन में हैं। वहीं आपको ये भी बता दें कि सप्ताह भर पहले जहां पंडरिया के हाई स्कूल में 27 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले थे। बिलासपुर के तारबहार इलाके में 17 वर्षीय किशोर के अपहरण और हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 50 लाख की फिरौती के लिए आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने मृतक का शव भी बरामद कर लिया है। वहीं वारदात में शामिल 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। 17 साल के रेहान के रविवार देर शाम घर नहीं आने के बाद रेहान के नंबर से ही किसी अज्ञात व्यक्ति का फोन आया, जिसने रेहान के पिता को अपहरण की जानकारी दी और फिरौती की रकम के तौर पर 50 लाख रुपए की मांग की थी, जिसकी शिकायत थाने में की गई। वहीं कॉल डिटेल के आधार पर पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया गया। कड़ाई से पूछताछ में उसने अन्य 2 आरोपियों के साथ मिलकर युवक के अपहरण और हत्या की जानकारी दी। अपहरण के बाद पहचान उजागर हो जाने के डर की वजह से रेहान की गला दबाकर हत्या की गई थी। इधर पुलिस ने रेहान के शव को रतनपुर के रानी गांव क्षेत्र में एक नाले से बरामद किया। बता दें कि आरोपियों के खिलाफ हत्या और अपहरण का अपराध दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।
उन पे एक फिरौती की कॉल आई थी जिसमें 50 लाख की मांग की गई थी। एक संदेही तक पहुंचे अभिषेक दान, जो कि मृतक के घर के बच्चे के घर के पीछे ही रहता था और उससे जान पहचान थी। उससे काफ़ी कड़ाई से पूछताछ के बाद उसने पूरी घटना को स्वीकार किया और 2 लोगों का और नाम लिया। इन तीनों ने मिलकर बच्चे को बहाने से घर से बाहर बुलाया था, क्योंकि मृतक इनको पहचानता है तो अगर ये जिंदा बचेगा तो इनका नाम ज़रूर लेगा, इसीलिए इसको पहले ही मार डाला था। जगदलपुर के केशलूर के पास कोईपाल इलाके में रात को बारात से लौट रही वाहन पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है, जबकि आधा दर्जन लोग घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। हादसा इतना भयंकर था कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति ने अस्पताल ले जाने के दौरान दम तोड़ दिया। रायगढ़ जिले में संचालित आत्मानंद स्कूल एक बार फिर से विवादों में है। शिक्षा विभाग ने जिला मुख्यालय समेत 9 ब्लॉक में संचालित आत्मानंद स्कूल में पहले से पदस्थ हिंदी मीडियम के 135 शिक्षकों का एक तरफा तबादला किया है। तबादले के बाद ये तय हो गया है कि आत्मानंद स्कूल भवन में पहले के हिंदी मीडियम स्कूल्स बंद हो जाएंगे। इसे लेकर स्थानीय शिक्षकों में आक्रोश है, तो वहीं बीजेपी ने भी हिंदी मीडियम के स्कूलों को बंद करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। इधर शिक्षकों का कहना है कि एन एग्जाम के मौके पर शिक्षकों का तबादला किया गया है, जिससे बच्चों की पढ़ाई और परीक्षाएं प्रभावित होंगी। वहीं जिन स्कूलों में पदस्थापना दी गई है उनमें से कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें शिक्षक के पद ही नहीं है। वहीं डीओ का कहना है कि हिंदी मीडियम स्कूलों को बंद करने का अभी कोई आदेश नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी सबको भ्रमित कर रहे हैं कि हिंदी माध्यम चलेगा, लेकिन हिंदी माध्यम चलेगा नहीं, क्योंकि आप आदेश में भी देख लेंगे जो ऊपर में इंडोर्स हुआ, ट्रांसफर हुए हैं, ये लोग वर्जन दे रहे हैं कि शिक्षकों से सहमति मांगी गई थी, शिक्षकों ने सहमति नहीं दी। तो हमसे जो सहमति मांगी गई थी वो इंग्लिश मीडियम पढ़ाने के लिए मांगी गई थी, इसलिए हमने सहमति नहीं दी। लेकिन सारे के सारे लेक्चरर का ट्रांसफर कर दिया गया। पर्दे की आड़ में इस स्कूल को बंद करने की कवायद की जा रही है, जो बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। ये जो यहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी है, यहाँ का जो प्रशासन है, वो भूपेश सरकार के जो आदेश है उसका पालन कर रही है, लेकिन पर्दे की आड़ में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इसका तीव्र विरोध करेगी। रही बात वहाँ पर हिंदी मीडियम की कक्षाएं संचालित होने की, तो हिंदी मीडियम की कक्षाएं संचालित होंगी, इसलिए कि जो इंग्लिश मीडियम का सेटअप है उसमें हिंदी माध्यम के भी कुछ पद हैं, और यदि कोई कमी होगी तो इसकी व्यवस्था की जाएगी। बच्चों को इसमें किसी प्रकार से घबराने की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ हिंदी माध्यम भी संचालित होते रहेगा। और अब कोरोना के आंकड़ों से अपडेट कर देते हैं आपको। छत्तीसगढ़ में आज 1292 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई। वहीं छत्तीसगढ़ में आज 4180 लोग स्वस्थ भी हुए हैं, तो एक बार फिर से 1200 के पार यह आंकड़ा गया है। छत्तीसगढ़ में आज 1292 लोग संक्रमित पाए गए हैं। वहीं स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा भी काफी ज्यादा है, 4180 लोग पूर्ण रूप से स्वस्थ हुए हैं। वहीं छत्तीसगढ़ की पॉजिटिविटी रेट की अगर बात करें तो ये 3.46% पर इस वक्त है। जिलेवार संख्या की भी बात करें, लेकिन 24 घंटे में 14 मरीजों की मौत दर्ज की गई है, जो कि एक बड़ी परेशानी। वहीं एक्टिव केस की बात करें तो फिलहाल एक्टिव केस की संख्या भी काफी कम हुई है। वहीं जिलेवार आपको संख्या बता दें, रायपुर में 157, दुर्ग में 132, सूरजपुर में 92, राजनांदगांव में 73, तो धमतरी में भी 73 मरीजों की पुष्टि की गई। इसी तरह से कबीरधाम में 69 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए खबरें मध्य प्रदेश की। नमस्कार।